हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाजियाबाद आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है संजीव पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यूपीएससी ने अभी हाल ही में करीब 1 से 2 घंटे पहले अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपीएससी अपना कैलेंडर 1 साल एडवांस में बता देता है, तो उसी कैलेंडर के बेस पे हमें पता था कि 2 फरवरी 2022 को जो है यूपीएससी अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकालेगी। और हम लोगों को ये भी बात पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन होता है एक साथ जारी होता है। इन दोनों एग्जाम्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी एक साथ ही होता है। तो ये नोटिफिकेशन दोनों के लिए है, बट इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का नोटिस नंबर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लेके, जो कि यूपीएससी हर साल डिप्लॉय करता है। तो इसके अंदर 05/2022 CSP ये नोटिफिकेशन का नंबर है, या फिर आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन का कोड है। किस डेट पे ये चीज़ इशू हुई है? 2 फरवरी 2022 को। और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन इनवाइट करने की? 22 फरवरी 2022। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आप समझते हैं कि कैंडिडेट को कैसे इंश्योर करें कि उसकी एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि, ध्यान से देखिएगा, ऑल कैंडिडेट बी इट मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT, एंड दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन डिराइव रूल फ्रॉम दिस रूल्स। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नोटिफिकेशन ये कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर्स हो, यहाँ पे तीनों जेंडर्स को लिया गया है, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है यूपीएससी कि आप जब भी इस फॉर्म को भरें उसके पहले सारे नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करने के लिए आगे बढ़ें। प्लस वो ये भी कह रहा है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी एक बेस होगा, वो इस नोटिफिकेशन पे माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिस्कशंस और डिसीजंस। The candidate applying for this examiner should ensure that they fulfill all the eligibility condition for admission of examination। तो जितने भी यहाँ पे यूपीएससी आपसे बोल रहे हैं या फिर एस्पिरेंट से कह रहा है कि एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तभी वो फॉर्म भरें। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे, इन दैट केस उनका जो फॉर्म है वो नलीफाई या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। देयर एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल। मतलब जितने भी बच्चे इस फॉर्म के लिए भरेंगे, उसका जो एडमिशन होगा किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हमें पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं, या पर्सनैलिटी टेस्ट 3 स्टेजेस होती हैं। तो इन तीनों ही स्टेजेस के अंदर जो इनका जो एडमिशन होगा प्रोविजनल होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयोग ये कहता है कि ई एडमिट कार्ड ही इशू हो जाने की वजह से आप ये मत समझिएगा कि ये एक आयोग के ऊपर एक अनुबंधित तरीके से या फिर एक हम कह सकते हैं कि कंपल्शन हो गया है कि वो आपको आपका कंडीशन फाइनल समझेगा। अल्टीमेटली जो डिस्कशन रहेगा वो अब भी सरकार मतलब यूपीएससी के हाथ में ही रहेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म भरते हुए इस समय अपलोड करेंगे, यूपीएससी उसे कंडीशनली या प्रोविजनली राइट मान लेगा। बट इन डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनिंग होगी, वो स्क्रूटनिंग कब होगी? जब आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे। और याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आप जो है अपलोड कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट डॉक्यूमेंट अगर करेंगे तो इससे आपका कैंडिडेचर तो आपका खारिज हो ही सकता है, प्लस यूपीएससी आपको आगे आने वाले एग्जाम से बाहर भी कर सकता है। और एडिशनली अगर मामला ज्यादा सीरियस होता है तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट भरें उस डॉक्यूमेंट को लास्ट तक अपने साथ रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिए, कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश ना करें। बी एट योर रेजिडेंशियल प्रूफ हो या आपके एकेडमिक प्रूफ क्यों ना हो। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए यूपीएससी online.nic एक वेबसाइट दी गई है, इसके ऊपर आपको जाके अप्लाई करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जितनी भी डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो आपको अपेंडिक्स 2A इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिया गया है। अब यूपीएससी ने जो है ऑफलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट करना बहुत पहले बंद कर दिया था, करीब 1 दशक से ऊपर ये समय हो चुका है। डिजिटल जमाना है, ई गवर्नेंस का जमाना है, तो हम यूपीएससी के पीछे रहे। तो पहले यूपीएससी की वेबसाइट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि सर्वर्स क्रैश कर जाते थे या फिर बहुत हैंग होती थी। अब वो सारी प्रॉब्लम्स यूपीएससी ओवरकम करके आ चुका है, नई वेबसाइट लेके आ चुका है करीब 2 से 3 साल पहले। और ये वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, ज्यादा फंक्शनैलिटी से काम करती हैं। तो इसीलिए आपको जो फॉर्म भरने होंगे उसके लिए आपको upsconline.nic.in पे जाना होगा। अब ये फॉर्म भरना कैसे है, इसके बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन हम आपको बहुत जल्दी आने वाले वीडियो में बता देंगे। अप्लाई करना कैसे है? देखिए, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ फोटो, मतलब एक फोटो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, बी इट योर आधार कार्ड, बी इट योर पैन कार्ड, बी इट योर ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर
document which is being issued by state government. The details of the photo ID card to be provided by the candidate while the filling up the online application form. अब डिटेल्स के अंदर मतलब जो भी है फोटो आईडी कार्ड का जो डिटेल होगा, जैसे इसका कोई नंबर हो गया, कोई इसका रेफरेंस हो गया, वो आपको जो है अपने फॉर्म को भरते हुए आपको ये जमा कराना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये, हाँ जी, ये आप भर रहे हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फोटो, मतलब पहले तो आपको रेफरेंस देना, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो उसकी स्कैन फोटो आपको यूपीएससी के सर्वर्स पे अपलोड करनी है। एंड दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंसिंग। मतलब अगर आप इस एग्जाम में आगे आगे की तरफ जाते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक जाते हैं, सिलेक्शन तक जाते हैं, तो यही फोटो आईडी जो है आपकी यूपीएससी बार बार आपसे समन करेगा, आपसे सीख करेगा, और ये आईडी के बेस पे ही जो है आपका आगे चल के जो भी सिलेक्शन होना होगा इसी के बेस पे होगा। तो इसलिए इस आईडी को बहुत संभाल कर रखने की भी जरूरत है। हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आईडीज को संभाल कर रखना चाहिए, बट स्टिल एक हमारी तरफ से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 2.2 क्या कहते हैं कि इस अगर आपने फॉर्म भरा है और आप पेपर नहीं देना चाहते तो आपके पास इसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी है। बेसिकली 7 मार्च तक की डेट है, 2022 तक की। और यूपीएससी या फिर आयोग आपसे ये कहता है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और पेपर देने का आपका प्लान नहीं बन रहा है या किसी वजह से पेपर नहीं दे पा रहे, तो उस केस में आपको ये विड्रॉ कर लेना चाहिए। यूपीएससी कहता है कि यूपीएससी के अंदर रूल नहीं होता कि अगर आपने फॉर्म भरा तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो एग्जाम देने नहीं चाहते हैं वो रैंडमली पेपर छोड़ देते हैं, रैंडमली पेपर अपीयर नहीं करते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यूपीएससी कहता है कि आप फॉर्म भरेंगे और पेपर नहीं देंगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, मतलब इससे कुछ खास नुकसान एक कैंडिडेट को नहीं है। बट आप खुद सोचिए, यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसे एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट का एवरेजिंग करके मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। करीब 10 लाख बच्चे फिल्म्स का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे फॉर्म अपेयर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब 10 लाख फॉर्म यूपीएससी के लिए बच्चों ने भरा, तो यूपीएससी की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो 10 लाख बच्चों का इंतजाम करें इन टर्म्स ऑफ देयर सिटिंग अरेंजमेंट, देयर सेंटर्स एंड एवरीथिंग। और इन सभी चीजों को करने के लिए उसको ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ता है, उसकी तमाम तरह के रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है। और बच्चों, ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे खुद की कमाई से, हमारे खुद के इनकम टैक्स से आते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं और किसी वजह से आप पेपर नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सिंसियर सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप 7 मार्च 2022 से पहले इस फॉर्म को विड्रॉ कर लें, ताकि यूपीएससी पे जो एडिशनल रिसोर्स खर्च करने का जो बर्डन है वो ना आए। हाउ टू अप्लाई के कोई इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लास्ट डेट क्या है। 22 फरवरी 2022 शाम को 6 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो भी आपको ऑनलाइन तरीके से ही मिलेगा, जो कि सेम वेबसाइट upsconline.nic से जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात, तीसरी बात क्या इसमें बोली जा रही है कि कोई भी कार्ड जो है, कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो ऑफलाइन बेस्ड या पेपर बेस्ड आपको नहीं भेजा जाएगा। ऑफलाइन मोड से मतलब पोस्टल विभाग से कोई भी आपको जो है एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। 2011-12 तक ये प्रथा थी, या हो सकता है 13 तक भी थी, मैं एम नॉट श्योर, काफी पुरानी बात हो चुकी है, जब यूपीएससी आपको कोरेस्पॉन्डेंस वाया इंडियन पोस्ट आपको जो है आपका एडमिट कार्ड भेजा करता था। पर अब यह प्रथा चेंज हो चुकी है। नाउ एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल एंड सो द यूपीएससी इज ऑल्सो फाइन। अब यूपीएससी कहता है कि भैया अगर आप गलत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टिक करते हो तो आपसे आपको नेगेटिव मार्किंग आपको चुकानी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्जेक्टिव पेपर हमें पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही होते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, GS1 और जीएस और सीसैट का पेपर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कह सकते हैं इनको, कई नामों से उनको पुकारा जाता है। तो GS1 में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीसेट में आपसे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आपको 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। और इन सभी पे आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे 0.33 की, या फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे। दैट इज 0.66 आपको मिलेगा जीएस के पेपर 1 के केस में, और 0.83 मिलेगा आपको सी सेट के केस में। तो ये नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक ही लिमिटेड है, क्योंकि सब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपसे नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी नहीं ले रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप प्रीलिम्स का पेपर अपियर कर रहे हो, ओएमआर शीट्स को आप यूज करके जब आप अपने आंसर टिक करो, तो बहुत ध्यान से ये चीज याद रखिएगा कि आपको ये गलती आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप जो है गलत आंसर को टिक करें, मतलब आपको एक गलती मिनिमाइज करके चलनी है। देखते हैं आगे यूपीएससी का जो मेन पॉइंटर्स उनमें से एक पॉइंटर ये भी है कि वो आपके लिए एक फैसिलिटेशन काउंटर बनाएगा, ताकि आपको कैंडिडेचर को गाइडेड वो प्रोवाइड कर सके।
गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन के लिए यूपीएससी गेट सी के पास आपको एक फेलिसिटेशन एक काउंटर दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ फ़ोन नंबर्स भी दे रहा है जिन पे आप कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। नेचुरल सी बात है, ये सारा काम आपको वर्किंग डेज में करना है, बिटवीन 10 to 5 PM के बीच में करना है ये काम। यूपीएससी फर्दर गाइडलाइन बोलते हुए ये बताता है कि आप किसी भी तरह की मोबाइल फ़ोन, चाहे वो स्विच ऑफ मोड में क्यों ना हो, पेजर डिवाइसेस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस, मेमोरी कार्ड्स, कैमरा, ब्लूटूथ, इन सभी तरह के एसेसरीज को लेके अपने सेंटर पे नहीं जाएंगे। और अगर आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, अगर आप ले जाते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करते हैं इन सब रूल्स का, तो आपके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, और आपको आगे आने वाली सभी तरह की यूपीएससी की परीक्षाओं से बैन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, पेजर या किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन स्मार्ट वॉचेस जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुकी है, आपको लेके सेंटर पे नहीं जाना है। दूसरा, यूपीएससी कहता है कि आप अपने रिवाइज आपके खुद के इंटरेस्ट में कहता है कि आप मोबाइल फोन्स, पेजेस जैसी या फिर वैल्यूएबल चीज़ें अपने सेंटर पे ना लेके जाएं, क्योंकि इन सारी वैल्यूएबल चीज़ों की सेफ कीपिंग जो है वो यूपीएससी एश्योर नहीं कर सकता। तो लेट्स हैव अ केस स्टडी ओवर दियर। सपोज कीजिए कि आप अपने सेंटर में गए हैं, पेपर फोन, आपके पास एक महंगा सा मोबाइल फोन है जो कि आपने बंद करके अपने बैग में रखा है, और बैग जो है फर्दर कई सारे बैग्स के बीच में रखा गया है। अब जब यूपीएससी यहाँ पे कह रहा है कि सेफ कीपिंग वो एश्योर नहीं कर सकता, तो नेचुरल से बात है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये चीज आएगी कि अगर मेरा फोन चोरी हो गया या खो गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। और उस केस में एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आएगी जिसको बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन व्हाइल अपीयरिंग द पेपर। और डिस्ट्रैक्शन इज नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। बच्चों याद रखना, यूपीएससी का जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें एक्सट्रीम लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, जो किसी वजह से नहीं टूटनी चाहिए। और देखिए, जो अननोन वजहें हैं, जैसे कि कोई लाउड स्पीकर बज गया, आपका बेंच टूटा हुआ है, पंखे काम नहीं कर रहे, लाइट चली गई है, पानी नहीं है पीने का, तो वो उन कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उन कंडीशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, तो हमें वो कंट्रोल करनी भी चाहिए। फाइन, तो इसलिए एडवाइस रहता है कि वैल्यूएबल चीजें ना लेके जाएं, और फोन्स को ना लेके जाएं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उसको आप डैशबोर्ड पर रख सकते हैं, स्कूटर बाइक में भी आप रख सकते हैं, बट फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर रहेगा कि कहीं वो फोन या कहीं वो वैल्यूएबल चीज हमसे खो ना जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट की बात करते हैं, 5 जून 2022 को इस बार पेपर है, जो कि संडे ही होगा। हम देख रहे हैं कि 2021 और 2022 के कंसेक्यूटिव पेपर जो हैं, 2020 और 2021 के जो कंसेक्यूटिव पेपर्स है, वो कोविड के चलते जो है लगातार 3-3 4-4 महीने पुश कर दिए गए थे अक्टूबर में। इस समय भी हम लोग कोविड के बीच में ही हैं। ओमिक्रॉन की पीक, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो पीक अभी होके गई है, और हम लोग आगे भी चल के और भी नए वेरिएंट्स देखने को एड्रेस कर सकते हैं। पर आप लोग इस चीज को लेकर कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा कि पेपर आपका डिले होने ही वाला है। यूपीएससी हद से हद पूरी जान लगा देता है, अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो शेड्यूल उसने दिया है उससे वो स्टिक करे। इसका रिकॉर्ड रहा है इस तरीके का कि वो अपने शेड्यूल से स्टिक करता है। तो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आपको जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है 5 जून 2022 के हिसाब से ही करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी। अब देखते हैं किस किस सर्विसेज के लिए इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। सिमिलर है पिछले साल की तरह, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं। भारतीय विदेश सेवाएं, जिनको इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारी जो होती हैं ये ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप ए में देखते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं। इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इंडियन पोस्टल सर्विस। ये सारी ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं। Indian PNT Account and Finance Service, Indian Railway Protection Force Service, that is Group A again, Indian Revenue Service for Customs and Indirect Taxes, again Group A, Indian Revenue Service for Income Tax, that is Group A again, and Indian Trade Service, that is Group A and that is Grade 3. फाइन, ये सारे यहाँ तक जो है आपकी सारी की सारी जो है ग्रुप ए सर्विसेज हैं। ग्रुप बी सर्विसेज की बात करें तो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज, दैट इज ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड की है ये जॉब। फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन दीव, नागर हवेली, मतलब डेनिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये सिविल सर्विस है, ये डेनिक्स की पुलिस सर्विस है। और आखिरी जो है वह है पौंडीचेरी सिविल सर्विस, दैट इज पौंडिक्स, ये भी ग्रुप बी के अंदर ये सारी सर्विसेज आती हैं। तो टोटल इस बार हमारे पास 861 वैकेंसीज जो कि इस 19 वेरियस सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो 861 वैकेंसीज हमें मिली हैं, जिनमें 34 वैकेंसीज जो है रिजर्व्ड है फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। उन सबकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं, आप इसको एक बार प्यार से आराम से पॉज करके इस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, देयर आर 73 सेंटर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया। अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजॉल, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अनंतपुर, औरंगाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़,
चेन्नई और इस तरह के ही और भी सेंटर्स हैं जो इस पूरे के पूरे इसमें लगेंगे। 73 सेंटर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया बनाए गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। वहीं मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि करीब करीब 40 सेंटर्स आपको जो है दिए गए हैं अक्रॉस द इंडिया। सिविल सर्विस मेंस, नेचुरल सी बात है, सिविल सर्विस में जो मेंस में जो बच्चे बैठते हैं वो कंपैरेटिवली यूपीएससी प्रीलिम्स से बहुत कम होते हैं, तो ये इसलिए नंबर ऑफ सेंटर्स कम है। अबाउट द सेंटर, सेंटर्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर आपके सिटी के अंदर पड़े, आपके सिटी में आपके घर के नज़दीक पड़े, तो आपको ये फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो ये सारे सीट्स जो है फ्रोज हो जाएंगे, फिर फ्रोजन हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो जो उसके बाद जो नियरेस्ट सेंटर मिलेगा वो आपसे काफी घर से काफी दूर सकता है। घर से सेंटर दूर होना या किसी और सिटी में होना अपने आप में एक समस्या का कारण है। या उन बच्चों से पूछिए जो इस तरह की परेशानियों को झेलते हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप करके जमा कर दीजिए। एलिजिबिलिटी देखते हैं। इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विस के लिए आपका भारतीय होना बहुत जरूरी है। और बाकी सर्विसेज के लिए आप भारतीय हो सकते हैं, आप नेपाल के सिटीजन हो सकते हैं, भूटान के सिटीजन हो सकते हैं, तिब्बत के सिटीजन हो सकते हैं, वो रिफ्यूजी हो सकते हैं जो कि इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले माइग्रेट कर चुके हैं और यहाँ पे उनकी परमानेंट सेटलिंग की इंटेंशन है। साथ ही साथ जो है अगर आप किसी और कंट्री के, आप इंडियन ओरिजिन के आप पर्सन ऑफ इंडियन पीआईओ है, जिसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम से इंडिया में आए हैं और आपकी इंटेंशन है परमानेंटली इंडिया में सेटल होने की, तब भी आप ये पेपर भर सकते हैं। और पॉइंट इज दिस की इन सभी चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको यहाँ पे पेश करना पड़ेगा। आप फॉर्म भर सकते हैं, बट जब तक आपका ये लेटर, जब तक आपका ये एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरे तब तक आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा यूपीएससी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट सारे इंटैक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर बात करिए। आगे चलते हैं, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो इस साल जो है हमें पता है कि एज लिमिट जो है हमारी 21 से 32 साल के बीच में होती है, 21 साल से लेके 32 साल के बीच में होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ 1 अगस्त 2011 और 2 अगस्त 1990, मतलब अगर आप 2 अगस्त 1990 से पहले आपका जन्म हुआ है तो इस पेपर को आप नहीं दे पाएंगे, और अगर आप 1 अगस्त 2001 के बाद आपका जन्म हुआ तब भी आप पेपर को नहीं दे पाएंगे। ये वाला ऊपर वाला जो है अपर एज लिमिट कैन बी इज रिलैक्सेबल बट लोअर इज नॉट, मतलब 21 साल आपको एज होनी ही चाहिए। अगर आप इस डेट के बाद आपका बॉर्न हुआ है तो आप इस पेपर को नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी जो है आपके एज के सर्टिफिकेट को आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ये कंसीडर करता है। किसी भी और तरह के सर्टिफिकेट को ये कंसीडर नहीं करेगा, और इसके लिए कोई भी प्ली एंटरटेन नहीं करी जाएगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट या फिर यूजीसी एक्ट 1957 के अंदर 56 के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनती है, अगर वो उस पर अगर है तो आप इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एमबीबीएस के बच्चे अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो ये पेपर दे सकते हैं। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, तब आपको दे सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको डैप से पहले उसका फाइनल रिजल्ट आपको पेश करना पड़ेगा आयोग के सामने। सर्टेन कंडीशंस आर देयर। अगर आप ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से डायरेक्टली बात करने के लिए मेरे को खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट तो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और 9 अटेम्प्ट आपके 7 अटेम्प्ट आपके पास जो है, मतलब बेसिकली जो 6 अटेम्प्ट है ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यू की कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, और इन सभी चीजों के लिए हमारे जो चैनल है उसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, फीस 100 रुपये की फीस आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फीमेल है, एससी एसटी पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपको जो है कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। ये फीस भरने के लिए आपको रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके थ्रू आपको पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ही करनी होगी। हाउ टू अप्लाई, UPSC.online.in पे आप जाएंगे और वहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के साथ साथ आप इस फॉर्म को भरेंगे। एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको अपने हेडक्वार्टर्स में इस चीज़ का इंटीमेशन देना पड़ेगा कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अपियर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये एक नोट कर लीजिए, अगर आप वर्किंग है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो आपको अपने हेडक्वार्टर्स में इस चीज़ की इंटीमेशन देनी ही पड़ेगी कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अपीयर करने जा रहे हैं। लास्ट डेट क्या है इसके लिए, 22 फरवरी 2022 शाम को 6 बजे के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा।
और विड्रॉल एप्लीकेशन 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच आपकी विंडो खुलेगी, जिसके अंदर आप इस फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। सिंसियरली आप, मैं ये कहूँगा कि आपको विड्रॉ कर भी लेना चाहिए अगर आप पेपर किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इससे रिसोर्सेज पे जो दबाव बनता है यूपीएससी के, वो बचेंगे और अल्टीमेटली देश की तरक्की में काम आएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज यूपीएससी कनेक्ट, जो कि हमारा सेकंड चैनल है ऑनलाइन, इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।